से ज्यादा लोगों की मौत। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले झटका। बिहार में अभी ठंड से राहत नहीं, पटना समेत कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अभय सिंह पर एफआईआर हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 150 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर जहां आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला बताया गया है और इसी को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। कोतवाली बीकापुर में दर्ज हुआ है एफआईआर। तो आपको बता दें कि देखिए, चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसी के खिलाफ अगर कोई भी पार्टी जा रही है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। ऐसे में सपा के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। कोतवाली बीकापुर में यह एफआईआर दर्ज किया गया है। अयोध्या का ये मामला है और सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही 150 उनके जो कार्यकर्ता हैं, अज्ञात कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है, यानी कि एफआईआर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन, साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, सीमाएं तय की गई थी कि इस बार जो कोविड के समय में ये चुनाव हो रहा है तो ऐसे में क्या कुछ अहम गाइडलाइंस पालन करने होंगे, इसको लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में जो भी पार्टी इस आचार संहिता का उल्लंघन करती है, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात खुद चुनाव आयोग ने कही थी। और देखिए, अब इसी पर संज्ञान लेते हुए अयोध्या में सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर एफआईआर हुआ है। साथ ही 150 यानी कि 150 अज्ञात कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है। तो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना भारी पड़ गया है सपा प्रत्याशी के लिए। आचार संहिता लागू होने के बाद आपको बता दें कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना जरूरी है और ऐसे में और खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सृष्टि, सपा प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर, साथ ही साथ 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, यूपी चुनाव जब पूजा होने वाला था तो उसको लेकर काफी सारी बातें चल रही थी, सरगर्मियां तेज हो गई थी कि यूपी में चुनाव होने वाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखे अगर पूजा, तो साथ साथ कोरोना भी जो था वो बढ़ रहा था। तो इसके तहत जो चुनाव आयोग है उन्होंने एक कड़े कह सकते हैं प्रोटोकॉल लाए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, रैलियों में कम लोग आएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो यूपी चुनाव है, अयोध्या में जो सपा प्रत्याशी अभय सिंह, उन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया। वहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जैसे 150 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है पूजा, वहां पर 200 लोग मौजूद थे, जिनमें से करीबन 150 लोगों ने या फिर कह सकते उससे ज्यादा ही लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। और कोरोना का जो उल्लंघन हुआ है, कोरोना नियमों का, वो साफ तौर पर नजर आ रहा था, जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया गया अभय सिंह के खिलाफ भी और साथ साथ इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और साथ साथ ये भी बता दे पूजा, इनका जो एक गाड़ी था वो भी सीज कर लिया गया, क्योंकि इन सभी मामलों में जब गाड़ी की जांच की गई और इनके कार्यकर्ताओं से कागजात मांगे गए तो इनके पास कागजात भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो उल्लंघन किया गया, कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया, आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया है इनके ऊपर। इन्होंने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है, कोविड का तो किया ही है, आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जो भी लोग प्रचार प्रसार करने वाले हैं यूपी चुनाव को लेकर, वो तमाम बातों को ध्यान में रखें। ऐसे में देश में कोरोना का खतरा जहां एक तरफ मंडरा रहा है, चुनाव की वजह से यह खतरा बढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले तो कह दिया था रैलियों में
एक 50 लोग शामिल होंगे, पहले 50 का दिया गया, लेकिन फिर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, चुनाव आयोग ने कहा था कि 500 लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं करना है। जो चुनाव आयोग है पहले ही चेता दिया था, सभी पार्टियों को उन्होंने कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 200 लोग शामिल तो होते हैं, चलिए ठीक है 200 लोग शामिल होते हैं, चुनाव आयोग ने 500 कहा था, 200 शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जो चिताया था, पार्टी ने नहीं माना, प्रत्याशी ने नहीं माना, जिसके कारण अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है पूजा। क्योंकि देखिए यूपी चुनाव होने वाला है, सरगर्मियां तेज है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जो बढ़ रही है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं रैलियों से भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि काफी भारी संख्या में लोग इससे इफेक्ट हो जाएंगे, कोरोना संक्रमण बढ़ जाएगा। तो चुनाव आयोग ने कह दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब इन्होंने उल्लंघन किया इस चीज का, तब इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुका है पूजा। ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल सृष्टि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सपा प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और अब अभय सिंह हैं, सपा प्रत्याशी हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ 150 जो अज्ञात कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन, साथ ही साथ आचार संहिता उल्लंघन का मामला है और इसी के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसद भाषण में कहा था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान बहुत करीब आ गए हैं। वहीं जब राहुल गांधी के सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग से पूछा गया तो विभाग के प्रवक्ता ने ये कहा है कि बयानों का समर्थन वो नहीं करते हैं। वहीं प्रेस ब्रीफिंग में नेड प्राइस ने आगे कहा है कि मैं पाकिस्तानियों और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने के लिए छोड़ता हूं। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो उनकी आलोचना करते हैं। जयशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया है और इस सरकार के कारण पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से खारिज करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं और देखिए स्थितियां ये हो गई हैं कि लगातार इस मामले में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इस तरह आज नए कोविड केस में 6.8% का उछाल देखा गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1008 लोगों की कोविड की वजह से मौत भी हो गई है। बुधवार को सामने आए मृतकों की संख्या की तुलना में इसमें कमी देखने को मिली है। बुधवार की अगर बात करें तो 1733 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक्टिव केस की संख्या अब 15,33,921 हो गई है। कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बुधवार को 16,21,603 मरीज इलाज करवा रहे थे, लेकिन इस संख्या में करीब 1 लाख की कमी देखी गई। देश में रिकवरी रेट करीब 95% का है। वहीं 1008 लोगों की कोरोना से मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई है। तो देश में कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस रफ्तार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि मरने वालों का आंकड़ा अब देश में बढ़ता जा रहा है। मरने वाले लोगों की जो संख्या है देश में वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में चिंता अब इस बात की हो गई है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए स्थितियों पर। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने की सरकार की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ऐसे में लोगों से भी ये अपील है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि स्थितियां अभी कंट्रोल करना जरूरी है। हम तीसरी लहर में हैं और तीसरी लहर में देखिए जो मौत के आंकड़े हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और ये परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निषेध,
देश में अगर कोरोना के हालातों पर चर्चा करें, हालातों पर बातचीत करें, तो देखिए मरने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये एक परेशानी हम कह सकते हैं कि बढ़ा रहा है। बिल्कुल, देखिए मौतों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही कई राज्यों में स्थिति ठीक है तो कई राज्यों में अब स्थितियां एक बार फिर से डरावनी होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ ही केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में काफी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है पिछले एक दो दिनों के मुकाबले, क्योंकि पिछले एक दो दिनों से लगातार वहां पे केस घट रहे थे। लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो इन राज्यों में केस बढ़े हैं और सबसे ज्यादा स्थिति खराब केरल की है, कर्नाटक की है। इस राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ज्यादा संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो वाकई में यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसके लिए एक अलर्ट मैसेज है कि आखिर किस तरीके से स्थितियों को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से जो काम स्वास्थ्य विभाग अभी कर रहा है उस कामों में और थोड़ी बढ़ोतरी करने की जरूरत है, कुछ और कामों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो संख्या है वो थोड़ी कम हो जाए। निश्चित यहाँ पर एक सवाल है, सवाल ये है कि जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी है। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो दूसरी डोज भी ले चुके हैं, बुजुर्ग हैं वो प्रिकॉशन डोज भी ले रहे हैं। तो ऐसे में जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह है, क्या इसके कौन जिम्मेदार है, तो स्थितियों को थोड़ा समझना चाहते हैं हम आपसे। अब बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार हालांकि काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ लापरवाहियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग ही कई लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो लापरवाही बरतते हैं। आम तौर पे सड़कों पे भी देखा जाता है कि कई लोग बिना मास्क के भी निकले होते हैं और जो भीड़ भाड़ है वो काफी मार्केट में भी देखने को मिल रही है। और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाती है, संक्रमण फैलता है, क्योंकि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, मार्केट में भी अगर बात की जाए, बाजारों की बात की जाए तो भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो जाती है, वैसे में संक्रमण फैलता है। तो उस वक्त प्रशासन को समझाने की जरूरत है लोगों को। लोग नहीं समझ पाते हैं जिसका नतीजा होता है कि संक्रमण फैलता है और संक्रमण फैलता है तो उसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ती है और संख्या जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग को भी कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी और दिक्कतें जब आती हैं तब लोगों की मौतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को समझना होगा, लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है, कई ऐसी चीजें हैं हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कई लापरवाहियां बरती जाती हैं, उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को भी समझने की जरूरत है, तभी संक्रमण की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कम होगी, रफ्तार कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए निषेध आपका। तो देखिए, देश में कोरोना की रफ्तार भले ही घट बढ़ रही है, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है उसमें इजाफा हो रहा है और ये चिंता का विषय है, ये परेशानी का विषय है। और ऐसे में हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, लापरवाही बिल्कुल न बरते, क्योंकि आपकी जान आपके लिए तो कीमती ही है, देश के लिए भी कीमती है, आपके परिवार वालों के लिए कीमती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाइए और मास्क को बिल्कुल पहनिए, कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन कीजिए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज शुरू होने से पहले टीम को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर समेत अन्य कुछ खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया में जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ दोनों शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसमें शिखर धवन, ऋतुराज की जो कोरोना है वो पुष्टि हो गई है, जबकि बाकी से जुड़ी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के बयान का इंतजार किया जा रहा है। बीसीसीआई ने कहा है कि कोई निर्णय लेने से पहले कल नए सिरे से खिलाड़ियों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। चलिए यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।
बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोपालगंज में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर हुंकार दल के कार्यकर्ताओं ने हाथ में चूड़ी और ज्ञापन लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की, जहां एसपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और जिले में लगातार हो रही हत्या, लूट और रंगदारी की घटनाओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जताया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार को भी चूड़ियां पहनाई जाएंगी। में लगातार अपराध का रेशियो बढ़ रहा है। जिस प्रकार से अपराध की सीमाएं एकदम अंतिम चरण पे चल रही हैं, उसी के बीच में हम लोग आज एसपी महोदय को उनकी कार्य को याद दिलाने के लिए आए हैं और उनको चूड़ी भेंट करने आए हैं कि ले लीजिए और ब्लोअर चला के घर में बैठ जाइए और आपके बस की बात नहीं है। यही हम लोग संदेश देने आए हैं कि जिस हाल में गरीब परिवार और गरीब आदमी जी रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। जब आपसे नहीं गिरफ्तारी हो रहा है अपराधियों का तो क्या मतलब है ड्यूटी करने का। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने महज 5 दिन के अंदर दिलीप कुमार सिन्हा अपहरण हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के भितभेड़वा निवासी दिलीप कुमार सिन्हा 29 जनवरी दोपहर टहलने के दौरान अचानक लापता हो गए थे, जिसको लेकर परिजनों ने खोजबीन के बाद नगर थाने में उनके अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके आधार पर कांड में संलिप्त 3 आरोपियों को स्कॉर्पियो वाहन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी आनंद कुमार ने एक प्रेस वार्ता भी की। को टाउन थाने में एक एफआईआर हुई थी, जिसमें एक दिलीप कुमार सिन्हा जी के मिसिंग होने का, अपहरण करने का एक एफआईआर दर्ज हुआ था। और उसके बाद 30 तारीख को उनकी डेड बॉडी जो बेला में दरियापुर थाना है, वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक के पास इनकी डेड बॉडी मिली। और इस अपहरण और उसके बाद हत्या जो घटना हुई, उसको उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डीएसपी सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर थे ललन और एसएचओ उचका गांव और हमारे टेक्निकल सेल के पदाधिकारीगण थे। और उन लोगों ने इस पर काम करना प्रारंभ किया। समस्तीपुर में अपराधियों ने राजद नेता को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनन फानन में जख्मी को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बता दें कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं गोलीबारी की घटना की सूचना पर कल्याणपुर थाना पहुंच जांच पुलिस कर रही है।
उसको गोली लग गया। हम तुरंत अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तब तक से कोई अपराधी वहाँ नहीं था और ये जख्मी को हम इलाज के लिए भिजवाए। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। जिले के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। बरामद शराब अलग अलग विदेशी ब्रांड के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी ने जल्द शराब तस्करों की गिरफ्तारी की बात करते हुए शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन किए जाने की बात कही। मूवमेंट हो रहा था, बहुत दिन से इसको हम लोग ट्रैक भी कर रहे थे। कल हम लोग को कुछ सूचना मिली कि ये जो माल है वो ग्रामीण इलाके में शहरी क्षेत्र में उतरा है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हम लोग देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है रेड मारे हैं और तकरीबन 13 बोरी यहाँ पे बरामद हुआ है। एक कमरे में बरामद हुआ है यहाँ पे 13 बोरी। अभी गिनने के बाद सब कुछ डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। ये होम डिलीवरी रैकेट जो है शहर का, उसमें इसका बहुत बड़ा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सीओ और महानिषेध के नेतृत्व में 4 थानों का शराब विनष्ट किया गया है। इस दौरान मद्य निषेध इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि चारों थाने में रखे गए शराब को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। थाना का 7 कांड, शाहकुंड का 3 कांड, अठवा नगर का 3 कांड और बाग थाना का 1 कांड। उसमें कुल 186.375 लीटर विदेशी शराब और 99 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। झारखंड में 4 फरवरी से 7 जिलों को छोड़कर राज्य के तमाम जिलों में 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि अभिभावकों की सहमति के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी और बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील भी दिया जाएगा और झारखंड राज्य के द्वारा आयोजित परीक्षाएं ऑफलाइन लेने की अनुमति भी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बच्चों का पाठन पठन जरूरी है और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। लोग झारखंड के उन जिलों जहां कक्षा 9 से ऊपर शैक्षणिक संस्था खुल रहे हैं, वहां कोचिंग संस्था भी खुलेंगे। अभिभावकों को सहमति के बाद इन बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी। झारखंड राज्य द्वारा आयोजित परीक्षाएं ऑनलाइन लेने की अनुमति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल, आपके मुद्दे।